हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग, जिसमें आप सी लैंग्वेज सीख रहे हैं। और आज है लेक्चर 8, जिसका टॉपिक है डेटा टाइप पार्ट 2, जिसमें मैं आपको आज कराऊंगा क्वालिफायर्स, साइंड, अनसाइंड एंड कॉन्स्ट कीवर्ड्स विद एग्जाम्पल। चलिए शुरू करते हैं। क्वालिफायर्स, तो इस टॉपिक में क्या है कि इंटीजर डेटा टाइप्स, पिछले लेक्चर 6 में आपने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अगर डेटा टाइप्स के बारे में आपको नहीं मालूम है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। लेक्चर 6 आप उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो। तो उसमें मैंने इंटीजर डेटा टाइप्स बताए थे: कैर, इंट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। कैन बी प्रीफिक्स्ड विद द कीवर्ड अनसाइंड टू इंक्लूड पॉजिटिव रेंज ओनली। यानी ये चारों डेटा टाइप इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए होते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के नंबर स्टोर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अनसाइंड कीवर्ड लगा देंगे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही स्टोर होंगे। लेकिन ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती हैं? आज इन दो कीवर्ड्स हैं हमारे पास, साइंड एंड अनसाइंड। दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी में इंटरनली ऐसा क्या होता है कि केवल पॉजिटिव नंबर ही स्टोर होने लगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है द साइंड कीवर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट एवरी वेरिएबल इज अलॉटेड ए साइन बिट। यानी जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में, उन सभी में एक बिट रिजर्व होती है साइन के लिए। उसे हम बोल सकते हैं साइन बिट। इफ़ अ वेरिएबल इज ऑफ टाइप कैर, देन लेफ्ट मोस्ट बिट इज यूज्ड एज साइन बिट एंड रिमेनिंग 7 बिट्स आर यूज्ड एज डेटा बिट्स। आप जानते ही हैं कि कैर को 1 बाइट मिलती है, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो साइन बिट का काम करेगी और बाकी 7 बिट्स डेटा बिट्स का काम करेंगी। इफ़ द साइन बिट इज़ 1, द नंबर इज़ नेगेटिव एंड इफ़ इट इज़ 0, द नंबर इज़ पॉजिटिव। तो साइन बिट का रोल इसमें यह है कि अगर वहाँ 1 स्टोर्ड है तो जो 7 बिट्स हैं उससे जो भी नंबर बनेगा वो एक नेगेटिव होगा, और अगर साइन बिट 0 है तो 7 बिट्स वाला जो नंबर होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। हियर साइंड इज़ अ कीवर्ड एंड इज़ ऑप्शनल फॉर साइंड इंटीजर वेरिएबल्स। इन सभी वीडियोज़ में जो भी वर्ड्स मैं रेड कलर के दिखा रहा हूँ वो सब सी के कीवर्ड्स हैं। तो इसी तरह से साइंड भी एक कीवर्ड हो गया, लेकिन ये लिखना ना लिखना ऑप्शनल होता है। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, कैर num1 इज इक्वल टू 69, या फिर साइंड कैर num1 इज इक्वल टू 69। हम यहाँ कैर टाइप का num1 नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम एक इंटीजर नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं। तो साइंड आप लगाओ या ना लगाओ वो साइंड माना जाएगा। तो द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 69 इज 1000101। अगर आपको नंबर कन्वर्जन आता है तो एक डेसिमल नंबर को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उस मेथड से ये नंबर निकल के आएगा 69 का बाइनरी इक्विवेलेंट। बट टोटल 8 बिट्स विल बी अलॉटेड टू द वेरिएबल num1। num1 को 8 बिट्स मिल रही हैं और ये 7 बिट हैं, तो एक बिट यहाँ इस तरीके से साइन के लिए रिजर्व हो जाती है। लेफ्ट मोस्ट बिट देखो 0 है, यानी कि ये जो बाकी 7 बिट्स हैं ये डेटा बिट्स हो गई, तो ये 7 बिट्स एक पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी ये जो 69 नंबर हमने स्टोर किया है कंप्यूटर की रैम में, जहाँ num1 को जगह मिलेगी वहाँ ये 8 बिट स्टोर होंगी, जिनमें से एक बिट साइन के लिए रिजर्व्ड है। और अगर ये नंबर नेगेटिव होता है तो यहाँ साइन बिट होगी 1। तो ये तरीका है डेटा के स्टोर होने का। आगे बढ़ते हैं, अनसाइंड कीवर्ड को समझ लेते हैं। द अनसाइंड कीवर्ड स्पेसिफाइज दैट नो साइन बिट इज रिक्वायर्ड बाय द वेरिएबल। यानी अगर हम वेरिएबल क्रिएट करते वक्त अनसाइंड लिख देते हैं तो एक तरह से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हमें इस वेरिएबल में कोई नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करना है। तो कंप्यूटर भी अपने पास जो लेफ्ट मोस्ट बिट है उसे साइन बिट नहीं बनाएंगी, 8 की 8 बिट्स डेटा बिट्स हो जाएंगी। देयर इज़ नो साइन बिट। और डेटा बिट्स में अब एक बिट बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर अब लगभग दुगने हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे ये यहाँ पर बताया हुआ है। इन द अबव एग्जाम्पल्स, इन द साइंड वेरिएबल num1 वी कैन स्टोर एनी वैल्यू बिटवीन -128 एंड 127। इन अनसाइंड वेरिएबल num2 वी कैन स्टोर एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 255। तो देखिए अगर आप टोटल रेंज देखें, टोटल 256 तरह के नंबर हैं जो num1 में स्टोर हो सकते हैं। -128 से -1 तक 128 हो गई, और 0 से 127 तक फिर 128 हो गई, टोटल हो गए 256। और ये जो num2 की रेंज है वो है 0 से 255,
तो 0 को इंक्लूड कर लें तो ये भी 256 हो गए। यानी 8 बिट्स में 256 तरह के नए अलग अलग नंबर स्टोर हो सकते हैं, लेकिन उनकी रेंज अलग हो गई। साइंड है तो -128 से 127 और अनसाइंड है तो 0 से 255। दोनों में अगर हम पॉजिटिव वाली रेंज को कंपेयर करें, 127 का लगभग दुगना है 255। 254 होता है लेकिन 255 तक है, लगभग ये डबल है। तो इस तरह से पॉजिटिव वैल्यूज़ की रेंज यहाँ डबल हो जाती है अगर आप श्योर हैं कि अनसाइंड यानी कि नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं करने हैं, तो आप अनसाइंड कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये था क्वालिफायर्स। चलिए इसे हम एक बार टर्बो सी में समझ लेते हैं। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं कैर में। इससे पहले साइंड लिखो या ना लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट वो साइंड ही माना जाएगा। अनसाइंड अगर बनाना है तो अनसाइंड कीवर्ड तो यूज़ करना ही पड़ेगा, और लेकिन इसमें आप कोई भी पॉजिटिव नंबर स्टोर कर सकते हैं। सपोज़ आप 250 करना चाह रहे हैं, ये अनसाइंड कैर की रेंज में आता है, तो ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कंट्रोल F9 करके कोई एरर नहीं आ रही है, तो इट मीन्स ये बिल्कुल सही तरीका है साइंड और अनसाइंड को यूज़ करने का। चलिए वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर एक और टॉपिक है जो अब हमें समझना है, कॉन्स्ट मॉडिफायर। द कॉन्स्ट इज अ कीवर्ड, ये भी एक तरह का कीवर्ड है, विच मेक्स वेरिएबल वैल्यू अनमोडिफाइबल। यानी जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसकी वैल्यू को आप जितनी बार चाहे उतनी बार चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी वेरिएबल से पहले आप कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हैं तो उस वेरिएबल की वैल्यू अनमोडिफाइबल हो जाती है, यानी हम उसे चेंज नहीं कर सकते। द कॉन्स्ट मॉडिफायर इनेबल्स यू टू असाइन एन इनिशियल वैल्यू टू ए वेरिएबल दैट कैन नॉट लेटर बी चेंज्ड बाय द प्रोग्राम। यानी कि एक बार उसमें वैल्यू स्टोर कर दी, इनिशियल वैल्यू जो भी आप स्टोर करेंगे वो हो जाएगी, लेकिन बाद में वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं वो सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स में आपको शुरू में कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करना है, देन डेटा टाइप इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग जो भी लेना चाहें, आइडेंटिफायर नेम यानी कि वेरिएबल नेम जो भी लेना चाहें, इज इक्वल टू वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर के जस्ट बाद आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी एंड देन सेमीकोलन। तो हियर डेटा टाइप इज ए वैलिड डेटा टाइप, आइडेंटिफायर नेम इज any identifier or variable chosen by the programmer and value is the initial value of the identifier। एक बार इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे हम लिखेंगे। देखिए कॉन्स्ट फ्लॉट PI इज इक्वल टू 3.14, ये तरीका है। अब हम पाई इज इक्वल टू समथिंग करके इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते, या हम यहाँ इंट टाइप का एक लिमिट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्ट लगा दिया तो इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड हो गई 100। इसे अब हम प्रोग्राम में आगे चेंज नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करते हैं तो सिंटैक्स एरर आ जाती है। तो इन द अबव एग्जांपल्स पाई एंड लिमिट आर सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। आप इन्हें अब सिर्फ वेरिएबल ना कह के ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इन्हें बोलेंगे सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से ही सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट क्रिएट किए जाते हैं। नाउ एनी असाइनमेंट टू पाई एंड लिमिट विल रिजल्ट इन ए कंपाइलर एरर। तो एक काम कर लेते हैं, टर्बो सी में चलते हैं और वहाँ पर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या एरर आती है। और इस कॉन्स्ट को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है वो भी मैं एक प्रोग्राम के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। तो अब चलते हैं टर्बो सी पर। देखिए सपोज हमने एक सिंबॉलिक कांस्टेंट क्रिएट किया है पाई नाम से, इसकी इनिशियल वैल्यू हो गई 3.14 और ये है सपोज करो डबल टाइप का। अब अगर मैं इसमें कुछ और वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करता हूँ तो कंट्रोल F9 करते हैं। देखो एक एरर शो कर रहा है। एरर देखिए किस लाइन पर है ये एरर लाइन नंबर 6 पे है, यानी इस 3.5 वाली लाइन पे है और लिखा है कैन नॉट मॉडिफाई ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इन फंक्शन में। यानी हम कॉन्स्ट वेरिएबल को या सिंबॉलिक कांस्टेंट पाई को चेंज नहीं कर सकते, ये इसकी एरर है। जबकि अगर मैं यहाँ से कॉन्स्ट हटा दूँ तो अब कोई एरर है नहीं, कोई एरर नहीं आ रही है। और कॉन्स्ट लगा दें तो फिर एरर
आ रही है। तो आप समझ गए होंगे कॉन्स्ट कीवर्ड की हेल्प से किसी वेरिएबल की वैल्यू को जो भी एक बार इनिशियल वैल्यू दे दी वही रहेगी, उसे अब हम इस तरीके से चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे जब हमने खुद ही ये सिंबॉलिक कांस्टेंट पाई क्रिएट किया है तो हम चेंज क्यों करेंगे। तो चलिए इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ करो हमने कुछ अलग से भी वेरिएबल ले लिए हैं, जैसे कि IP और इस तरह से कुछ और, सपोज़ करो VAR, कुछ वेरिएबल इस तरह से ले लिए हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं IP में कोई वैल्यू स्टोर कर दूँ। जैसे मैंने IP में स्टोर किया 4.5, ये मैंने IP में स्टोर किया है। लेकिन ध्यान से देखिए आप, ये IP नहीं है, मुझसे सपोज़ करो टाइपिंग मिस्टेक हो गई और IP की जगह PI हो गया। ये वेरिएबल जो ऊपर है PI, ये पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ आपको पता होगी। और मैंने जो एक और वेरिएबल लिया है उसका नाम IP लिया है, और इस IP में ही मैं कुछ डेटा स्टोर करना चाह रहा था, लेकिन गलती से मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई और PI पाई हो गई। सपोज़ करो मैंने इसे कांस्टेंट नहीं ले रखा है और मैं यहाँ पर सपोज़ लॉजिक लगा रहा हूँ पाई सपोज ये R नाम का वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है 2.0। सपोज ये R जो है एक रेडियस है किसी सर्कल का और मुझे उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एरिया जो स्टोर होगा, चलो एरिया नाम से ही ले लेते हैं वेरिएबल, और मैं इसमें स्टोर कर रहा हूँ πr²। तो फिर से देख लेते हैं, ये पाई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3.14 है और यही होती है। एक IP नाम का एक्स्ट्रा वेरिएबल है, R में हमने रेडियस ले लिया 2, एरिया वेरिएबल ले लिया। और इस IP में सपोज करो मुझे किसी भी लॉजिक, कुछ भी लॉजिक था मेरा और मुझे इसमें स्टोर करना था 4.5, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गई और PI पाई हो गया और एरिया इजिकल टू πr²। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखना चाह रहा हूँ। तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, 18.0 प्रिंट हो रहा है। क्या ये सही है? क्या लगता है आपको उसने इस कैलकुलेशन में पाई की कौन सी वैल्यू यूज़ की होगी? तो देखिए उसने, कंपाइलर ने 4.5 को यूज़ किया होगा, क्योंकि पहले हमने 3.14 डाला, फिर गलती से 4.5 डाल दिया, तो 4.5 ही यूज़ होगा। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब पाई की वैल्यू 3.14 होती है तो उसने इस वैल्यू को एक्सेप्ट क्यों किया? तो देखिए सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि पाई एक इस तरह की वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होती, 3.14 ही रहती है। लेकिन सी के कंपाइलर को ये चीज़ नहीं मालूम है कि पाई इस तरह की वैल्यू है। और वैसे भी हमने पाई नाम का वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल यानी वेरी प्लस एबल, तो उसकी वैल्यू तो चेंज हम कर ही सकते हैं। उस वजह से यहाँ कोई सिंटैक्स एरर नहीं आ रही है। तो ज़रा सोचिए, ये तो 5 लाइन का प्रोग्राम है। अगर आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और 50,000 लाइन का प्रोग्राम है, तो इस तरह की प्रोग्रामर द्वारा की गई गलती को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे जल्दी से ढूंढेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की एरर को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर, क्योंकि यहाँ कोई सिंटैक्स एरर तो आ नहीं रही है। प्रोग्राम कंट्रोल F9 किया मैंने और देखिए आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये है लॉजिकल एरर। कितना अच्छा होता अगर ये सिंटैक्स एरर की फॉर्म में आ जाती। तो उसका एक अच्छा तरीका है कि हम, क्योंकि हमें पता है पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो क्यों ना उसे वेरिएबल ना बना के हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बना देते हैं। सिर्फ एक कॉन्स्ट ही तो लिखना है। अब अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपने गलती से लिखा तो कंट्रोल F9 करने पर एरर आ जाएगी, कैन नॉट मॉडिफाई ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इन फंक्शन में एरर आ जाएगी। तो उस एरर को देख के थोड़ा सा आप ऊपर नीचे देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस वजह से एरर है और उसे ठीक कर सकते हैं। सपोज में IP वेरिएबल में इस वैल्यू को डालना था, PI में नहीं डालना था, तो उस चीज़ को हम ठीक करेंगे। अब कंट्रोल F9 करेंगे तो देखिए पिछली बार 18 आ रहा था, इस बार एरिया आ रहा है 12.56। तो यानी कि हमारा प्रोग्राम अब सही आउटपुट दे रहा है, और जो एरर थी लॉजिकल एरर वो भी ठीक हो चुकी है। तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्स्ट कीवर्ड का क्या यूज़ है। इस तरह से हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने चाहें उतने सिंबॉलिक कांस्टेंट अपने प्रोग्राम में बनाकर उन्हें अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक है मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ अ सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज तो होती नहीं है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन सी लैंग्वेज में एक बहुत पावरफुल कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं पॉइंटर।
नॉट दैट इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ ए कॉन्स्टेंट स्टोर्ड इन ए वेरिएबल इनडायरेक्टली यूजिंग पॉइंटर। यानी डायरेक्टली तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर की हेल्प से हम इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक तो बात हो रही थी कि हम चेंज नहीं कर सकते, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, तो ये सब क्या है। तो देखिए फिर से वही स्टेटमेंट आ गया, कॉन्स्ट फ्लॉट पाई इज इक्वल टू 3.14। पाई में हम सीधा सीधा तो पाई इज इक्वल टू 4.5 या पाई इज इक्वल टू 3.5 तो लिख नहीं सकते, लेकिन ये बीच वाला जो स्टेटमेंट है इसे ध्यान से देखिए। असल में पॉइंटर अपने आप में पूरा एक चैप्टर है और काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन जब हम इस पे पहुंचेंगे आपको बहुत इजी लगेगा जब मैं आपको वीडियो के थ्रू इसे समझाऊंगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पी आई से जस्ट पहले एम्परसेंड है, एक्चुअली यहाँ पर इसका एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है, फिर फ्लोट स्टार है, उस एड्रेस को हम फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन एक और स्टार है, ये असल में वैल्यू एट ऑपरेटर है, इनडायरेक्शन ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं इसे। तो इस तरीके से पाई वेरिएबल रैम में जिस जगह स्टोर्ड है सीधा उस लोकेशन पे जाके, उस एड्रेस पे जाके हम 3.5 स्टोर कर रहे हैं। यानी डायरेक्टली तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम पाई में ही चेंज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू हो जाएगी 3.5। अगर आप इसे प्रिंट करके देखेंगे तो आउटपुट में 3.5 आएगा। तो यहाँ पर हम पॉइंटर की हेल्प से इनडायरेक्टली सिंबॉलिक कांस्टेंट में चेंज कर रहे हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ पॉइंटर। Here we are extracting address of pi and then using the concept of pointer changing the value of pi. This is the power of pointer. Pointer बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम। पॉइंटर जैसी चीज़ ना जावा लैंग्वेज में है, ना डॉट नेट में है, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है, लेकिन सी लैंग्वेज में है। यही वो कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से सी लैंग्वेज में वायरसेस क्रिएट होते हैं। वायरस आपने सुना होगा, एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के लिए काफ़ी हार्मफुल है। हालांकि वायरस क्रिएट करना तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये इलीगल है, लेकिन पॉइंटर ही वो कंसेप्ट है जो इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। तो चलिए एक बार मैं इस 3 लाइन के स्टेटमेंट को रन करके भी दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं और वहीं टर्बो सी में चलते हैं, सीधा हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। ये तो मैं समझा ही चुका हूँ, ये डिलीट हो जाएगा और ये आ गया। वही तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आ गए और हम यहाँ पर कंट्रोल F9 करके प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखिए 3.5 आ रहा है, इसका मतलब यही है कि पाई की वैल्यू चेंज हो चुकी है। तो पॉइंटर के जरिए इस तरह से आप इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उनका आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। अब एक और सिंपल सा पॉइंट रह जाता है यहाँ पर, ये भी बहुत छोटा सा पॉइंट है। इससे रिलेटेड सीधा सीधा कभी क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे देखो मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। अनसाइंड लिमिट 1 कॉमा नम्ब, यहाँ पर अनसाइंड कीवर्ड तो यूज़ कर लिया, लेकिन इंट फ्लॉट डबल कोई डेटा टाइप तो लिया नहीं। ऐसी सेकेंड लाइन में कॉन्स्ट लिमिट 2 इज इक्वल टू 100, यहाँ भी इंट फ्लॉट डबल कुछ नहीं लिया। तो क्या ये एरर है? तो देखिए सी लैंग्वेज में ये एरर नहीं है। इन टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, ये दोनों टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैं, वी कैन यूज़ कीवर्ड साइंड, अनसाइंड और कॉन्स्ट विदाउट मैंशनिंग द डेटा टाइप। सो डिफ़ॉल्ट टाइप विल बी इंट। यहाँ पर अगर आप कोई और डेटा टाइप यूज़ नहीं करते हैं तो सी लैंग्वेज में डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप इंट को माना जाता है। तो ये तीनों ही वेरिएबल इंट टाइप के हो जाएंगे। अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं तो चलिए मैं टर्बो सी में एक बार दिखा देता हूं। यहां पर सपोज मैंने लिखा, ये कॉन्स्ट फ्लोट पाई लिया था ना मैंने। अगर मैं यहाँ पर चलो अलग से ले लेते हैं, सपोज लेता हूँ कॉन्स्ट इंट लिमिट इज इक्वल टू 100। तो देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, प्रोग्राम रन हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंट हटा दूँ तो भी कोई एरर नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिमिट को इंट टाइप का मान लिया है। तो ये एक पॉइंट है सी लैंग्वेज का जो आपको याद रखना है। और भी एक दो प्लेसेस ऐसे होंगे, आगे मैं बताता रहूँगा कहाँ पर। एक तो कॉन्स्ट साइंड और अनसाइंड हो गया, इसके अलावा एक दो जगह और हैं जहाँ पर डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप इंट को मान लिया जाता है अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ या आने वाले सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और कहीं भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, जो प्रोग्राम्स मैं आपको करा रहा हूँ उन्हें रन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं अपने कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। आपके क्वेश्चन मैं ज़रूर शामिल करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में और आपको उनके सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके।